तो आइए शुरू करते हैं। कल मैं आपको ये बताया था कि ये जो मूवमेंट हुआ पूरा, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार का बहुत बड़ा रोल था। ध्यान रखिएगा, 14 के बाद जो आंदोलन चलाया गया, 12 के बाद चलाया गया, वो इसके पीछे फर्स्ट वर्ल्ड वार की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1914 से लेकर के 1918 एक कौन सी डेट है? फर्स्ट वर्ल्ड वार की डेट। इसका क्या प्रभाव हुआ? इसका प्रभाव ये भारत पर हुआ कि कुछ लोगों को ये लगा कि पहला ये विश्व युद्ध है और इसमें ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? ताकत थी। पूरा विश्व दो खेमे में बटा हुआ था। एक का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था, दूसरी का ब्रिटेन कौन कर रहा था? जर्मनी कर रहा था। तो ब्रिटेन दुनिया की सबसे नंबर 1 ताकत था। और ये जो विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, ये भारत में नहीं, भारत के बाहर लड़ा जा रहा था, अलग अलग मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। इसका परिणाम ये निकला कि भारत में जो सैनिकों की संख्या काफ़ी कम हो गई और ब्रिटेन का पूरा संसाधन, पूरा ध्यान था वो विश्व युद्ध की लड़ाई में लग गया पूरा। तो भारत के नेताओं को ये लगा, भारत और विश्व पूरे दुनिया में जो फैले हुए भारतीय थे, उनको ये लगा कि इसमें ब्रिटेन के ऊपर संकट है, समस्या से जूझ रहा है और इस समय अगर हम लोग आंदोलन चलाएं तो निश्चित रूप से ब्रिटेन के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो एक कोटेशन है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डिफिकल्टी इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द इंडिया, यानी ब्रिटेन सरकार की जो दिक्कत है वो हमारे लिए क्या है? एक अवसर की तरह से। ब्रिटेन के ऊपर संकट यह भारत के लिए क्या है? हाँ, ब्रिटेन के ऊपर संकट। ये कोटेशन है एनी बेसेंट का संकट भारत के लिए एक अवसर की तरह से, के लिए एक अवसर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उस समय भारत में कुल सैनिकों की संख्या कितनी बची थी? सिर्फ 15,000 टोटल। और 15,000 में भी काफी भारतीय रहे होंगे, कुछ यूरोपियंस रहे होंगे। तो ये बड़ा अच्छा अवसर था। अब ये लड़ाई 2 फ्रंट पर लड़ी गई। एक है भारत में लड़ाई और विदेशों में। तो विदेशों में जो रहने वाले भारतीय थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका संगठन का नाम था गदर पार्टी। ठीक है ना? गदर पार्टी उन्होंने बनाई, गदर पार्टी उन्होंने बनाई। विदेशों में रहने वाले भारतीयों का संगठन था गदर पार्टी। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना अमेरिका में किया था। ठीक है ना? अमेरिका, कनाडा, इसमें जो सदस्य हुआ करते थे, अमेरिका के सदस्य थे, कनाडा के सदस्य थे, हांगकांग के, सिंगापुर के, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों का संगठन था। इन लोगों की एक प्लानिंग थी कि जैसे ब्रिटेन ने भारत के साथ में छल करके इंडिया पर कब्जा कर लिया था, हम भी भारत में आएंगे और आकर के भारत में जो भारत में रहने वाले क्रांतिकारी हैं उनको मिला करके और सिर्फ 15,000 सैनिक हैं, इनको समाप्त करके दोबारा भारत पर क्या करेंगे? हम लोग कब्जा करेंगे। ऐसी प्लानिंग बनाएंगे। ये गदर की पार्टी लोगों का माना। अब भारत में क्या था? भारत में उस समय 2 बड़े नेता सबसे बड़े थे। सबसे बड़े नेता थे तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सबसे बड़े नेता थे। और तिलक के अलावा और जितने पुराने नेता थे, ध्यान रखिएगा, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, चाहे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, चाहे बदरुद्दीन तैयब जी हो, जितने बड़े नेता को जानते हैं। अब आप कहोगे उनका नाम क्यों नहीं आता है? उनका नाम नहीं आने का रीज़न ये था क्योंकि एक तो उन लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। सब लोग 70, 80, 85, 90 साल के लोग हो चुके थे। तो नेतृत्व करने का ताकत उनके पास नहीं बची थी। तो जो सबसे सीनियर मोस्ट जो नेता थे वो कौन थे? वो थे तिलक। और तिलक मैंने बताया कि वो जो है सेलुलर जेल में, म्यांमार में उनको निष्कासित कर दिया गया था। 1912 में वो लौट आए थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के साथ में ये दिक्कत थी कि ये गरम दल के नेता थे, क्रांतिकारी थे। और फिर भारत में जब ये आए लौट करके, तो लौटने के बाद इन्होंने मंथन, पूरे भारतीय समाज पर मंथन इन्होंने किया। कहा कि अब कैसे आंदोलन को चलाया जाए। 2 बातें इनको समझ में आई। एक है कि नरम दल और गरम दल के बीच में यूनिटी बहुत जरूरी है।
तब हम आंदोलन चला सकते हैं। यानी जो आंदोलन, जो नरम और गरम दल 1907 में सूरत में जो डिवीज़न हो गया था, जो अलग अलग हो गए थे, तो उसको उनका ये लगा कि नहीं, दोनों को फिर से यूनाइट किया जाए। लेकिन नरम दल के नेता आज भी इनसे नाराज थे, क्योंकि ये इनका अप्रोच अलग था और गरम दल के लोगों का अप्रोच अलग था। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अप्रोच को फिर बदल करके वह भी नरम पंथियों की भाषा बोलने लगे। अगर वो नहीं बोलते तो ब्रिटेन साम्राज्य का जो है उनके ऊपर विश्वास भी नहीं होता और नरम दल के नेता भी इनसे सहमत नहीं होते। पहले वो कहते थे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और अब हम इसे लेकर के रहेंगे। किसका कोटेशन है? बाल गंगाधर तिलक का एक कोटेशन है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। पहले वो स्वराज की जो व्याख्या करते थे, स्वतंत्रता की व्याख्या करते थे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, स्वतंत्रता इसका मतलब स्वतंत्रता नहीं है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन से अधिक अधिकार प्राप्त करना। वो स्वतंत्रता की बात पहले करते थे, अब उसको क्या किया उन्होंने, बदल दिया, अपना ट्रेंड बदल दिया। पहले वो क्रांतिकारी और हथियारों की बात करते थे, अब उनको उन्होंने बदल दिया। यानी किस लिए किया चेंज? अपने अंदर से वो कमजोर नहीं हुए, कायर नहीं हुए, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार उनको लगता है कि इस समय अगर हमको भारत में आंदोलन चलाना है तो नरम और गरम दल दोनों एक में मिल जाना चाहिए। यह जरूरी है आंदोलन के लिए। उनको ये लगा, ऐसा फील हुआ कि जो डिवीजन हुआ था वो पूरी तरीके से गलत था, नहीं होना चाहिए था। इससे हमारा आंदोलन क्या हो गया, कमजोर हो गया और ब्रिटेन की सरकार को दमन करने का हमारे ऊपर एक अच्छा अवसर मिला। तो उन्होंने गलतियों को सुधारा फिर उन्होंने और अपनी नीतियों में ऊपर से बदलाव किया, अंदर से नहीं। अंदर से तिलक वही थे। उस समय की मांग को देखते हुए उन्होंने जो उनके बयान थे, उन बयानों में उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया ताकि नरम और गरम दल के लोग एक में मिल सके। और अब इसके लिए दो काम उन्होंने किया। पहला है कि नरम दल और गरम दल को दोनों को एक में मिला लिया जाए, और दूसरा उनको ये लगा कि मुसलमानों को भी भारत के साथ में लेना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, कंप्लीट बिना सबके सहयोग की लड़ाई नहीं हो सकती है। इसीलिए दो पर उन्होंने ध्यान दिया कि नरम और गरम दल को इकट्ठा कर लिया जाए और जो मुसलमान जो है उसकी भी डिमांड है, उसके हित जो उसकी बातों को सुन करके उससे समझौता कर लिया जाए, तब हम बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं। समझे ना? ये 2 पॉइंट स्टार्ट नहीं किए क्या? स्टार्ट है सर, लेकिन ये मेमोरी इसमें जो है ज़्यादा हो गई होगी।